Hi, my name is Anmol Das, and I am the head of research at Teji Mandi. And I am here today to share you our views what happened in the 2022 and the market outlook for 2023. So पहले मैं बता दूं कि कैसे ये प्रेजेंटेशन का फ्लो रहेगा। ये प्रेजेंटेशन मोस्टली हिंदी में होगा फॉर आवर रिटेल क्लाइंट्स एंड इसमें हम पहले मैं आपको मार्केट के बारे में कुछ बताऊंगा जो ट्रेंड्स देखे हमने 2022 में और इसका परफॉर्मेंस कैसे रहा, सेक्टरल परफॉर्मेंस कैसा रहा। और फिर आगे चल के हम बात करेंगे कि 2023 में मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा होगा, किस सेक्टर से हमें कैसे एक्सपेक्टेशंस हैं और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस हमारे इंडियन इकोनॉमी से हम कैसे रखते हैं। इसके बाद हम प्रोडक्ट फीचर्स के बारे में कुछ बातें करेंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी रहती है तेजी मंदी में, वो हाउ वी डू द स्टॉक पिकिंग, कैसे हम स्टॉक पिक करते हैं, रीबैलेंसिंग का हमारा क्या प्रोसीजर्स है और क्या हमारे रिस्क मिटिगेशन फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद हम किसी स्टॉक को एग्जिट करने का डिसीजन लेते हैं। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इन द एंड वी विल हैव अ Q&A सेशन जहां मैं आपके कई सवालों का जवाब दूंगा। So let's start with how the 2022 went. So as you can see, 2022, as you all know, Nifty और Sensex relatively flat रहा. Year to date basis में there was hardly any uh, plus or minus signs in the benchmark indices. Benchmark indices जून के एंड के तरफ अपने लोअर लेवल्स पे आ गए थे, विच वाज द 52 वीक लोअर लेवल्स, जब निफ्टी वाज अराउंड 15,300 लेवल्स। और इसके अलावा आरबीआई ने इस साल हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं और ये जो रेपो रेट्स थे ये पैंडेमिक की वजह से जब घटाए गए थे मार्च 2020 के एंड में, जो कि घटाकर 4% कर दिए गए थे, उसे बढ़ा करके 6.25% कर दिया है। और हम यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि आरबीआई, बिकॉज अब इन्फ्लेशन रेट जो है वो काफ़ी कम आ गया है और लास्ट मंथ ये 6% से भी नीचे आ गया, तो आगे चल के शायद आरबीआई इसे अब और बढ़ाना कम कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से हम 25 या 35 बेसिस पॉइंट्स की और इंक्रीज देखते हैं रेपो रेट्स में। कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटीज़ में हमने इस साल बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देखी, जिसका मेन रीज़न था कि लास्ट ईयर मेटल्स और ये सब प्राइसेस कमोडिटीज़ के बहुत हाई चले गए थे। और इसका फेब्रुवरी जब रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया उस वक्त ये प्राइसेस स्काई हाई चले गए, लेवल्स पे चले गए, और जिसकी वजह से हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में Q1 और Q2 में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, स्पेशली जो एनर्जी पे डिपेंड करते हैं, गैस और क्रूड ऑयल यूज करते हैं अपने प्रोडक्शंस में, उनको काफ़ी अफेक्ट हुआ और उनके मार्जिन्स पे भी काफ़ी इम्पैक्ट आया। बट आफ्टर जून, अबाउट जुलाई के टाइम से हम देख रहे हैं कि मेटल्स के प्राइसेस नीचे आ गए। क्रूड और कोल की प्राइसेस की बात करें तो ये भी काफ़ी नीचे आया है और क्रूड के प्राइसेस सितंबर के एंड से काफ़ी नीचे आ गए, अराउंड $100 से नीचे आके अभी ये $80 to $85 पर बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी काफ़ी नीचे आ गया है और यही हमारी मेन वजह है जिस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई शायद अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम कर देगा। H1 FY23 अर्निंग्स रिव्यू। तो निफ्टी 50 कंपनीज ने हमने देखा कि अच्छे अर्निंग्स पोस्ट किए, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज, मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स में हमने देखा कि मार्जिन प्रेशर रहा है। और ये जैसा कि मैंने कहा, मेनली बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी प्राइसेस, हाई प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स, जबकि मेन जो है अर्निंग्स को ड्राइव कर रहे थे इस बार बैंकिंग सेक्टर की तरफ से। हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और एवरी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर हमने देखा कि हर पीएसयू बैंक ने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट्स पोस्ट करते गए अपने अर्निंग्स में। और हम आगे वाले टाइम में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 6 months to a year टाइम पीएसयू बैंक्स में ये डेवलपमेंट कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज उनमें एक एसेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट का जो साइकिल चला है, तो काफ़ी हद तक क्लीनिंग हो रही है उनके बैलेंस शीट की। और जो लार्ज पीएसयू बैंक्स हैं वो ऑलरेडी अपने एसेट क्वालिटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं और जो छोटे पीएसयू बैंक्स हैं दे आर ऑन द सेम पाथ।
अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर, हमने देखा कि अर्निंग्स में ऑयल एंड गैस सेक्टर से और एनर्जी सेक्टर्स के, पावर सेक्टर के कंपनीज ने अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया। मेन प्रेशर जो देखा गया वो देखा गया कई सारे सीमेंट और मेटल कंपनीज में। इसके अलावा बहुत सारी सीमेंट, मेटल और केमिकल कंपनीज ने Q1 और Q2 के रिजल्ट्स के दौरान अपने आने वाले सालों के जो कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स हैं वो भी अनाउंस किए। और काफ़ी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सीमेंट और मेटल साइड में देर विल बी ह्यूज कैपेक्स इन द नेक्स्ट 5 to 10 years। बाई 2030 हम ऑलरेडी कई सारे अनाउंसमेंट्स देख चुके हैं। सो हाउ विल बी द मार्केट फॉर 2023? So we are expecting कि the PSU banks rally that we have seen over the last 1 year, जब around year to date basis पे PSU banking index has rallied by almost 65 to 70%, and we are expecting this rally to continue for the next 6 months to an year time, because ये जो asset quality improvement cycle है ये इनके बॉटम लाइन को काफ़ी बेनिफिट करेगा। प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होते जाएंगे इन बैंक्स के, और साथ ही साथ इंक्रीज्ड इंटरेस्ट रेट्स में इनके जो स्प्रेड्स होते हैं बैंक के, वो भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो ये जो है बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम बात करें कैपेक्स की, तो बहुत सारी कंपनीज ने जो कैपेक्स अनाउंसमेंट्स किए हैं फॉर द नेक्स्ट 2 3 years, और जिसमें से कईयों के कैपेक्स ऑलरेडी जो अनाउंस थे पहले, वो भी कमीशन होने वाले हैं 2023 में। और इन कंपनीज को जो हाई इंटरनल कैश एक्रूवल्स हुआ है फ्रॉम देयर ऑपरेशनल रेवेन्यू, उसकी वजह से, और इनके बैलेंस शीट में भी इनके लोन्स जो हैं, डेट्स वगैरह, ये काफ़ी कम हो गए थे। तो इसकी वजह से इन कंपनीज का अच्छा रिजल्ट आएगा, एंड वैल्यूएशंस विल आल्सो बी इन प्रीमियम। प्रेशर और फोकस में जो कुछ कंपनीज रहेंगी जिनकी मार्जिन्स पे और उनके ग्रोथ पे थोड़े कंसर्न्स रहेंगे, वो इंक्लूड करते हैं आईटी सेक्टर, केमिकल्स और फार्मा सेक्टर। ये आईटी, केमिकल्स, फार्मा, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका बिजनेस जो है, स्पेशली जो इनके लार्ज कैप कंपनीज हैं, इनका बिजनेस काफ़ी हद तक डिपेंड करता है यूरोप और अमेरिकन मार्केट पे। और बिकॉज इनका 50% प्लस बिजनेस यूरोप और अमेरिकन मार्केट से आता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर जो अभी सिचुएशन चल रहा है, नॉट इन अमेरिका बट इन यूरोप, जहाँ हाई गैस प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन रेट काफ़ी हाई है, तो इस वजह से इंक्रीमेंटल डिमांड वहाँ पर थोड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो वो ग्रोथ कंसर्न थोड़ा है यूरोप के बिजनेस में। और दूसरी चीज़ है कि वहाँ ज़्यादा अच्छी मतलब मार्जिन्स नहीं मिलेंगे बिजनेस में, तो इस वजह से वहाँ पर थोड़ा इशू है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि आईटी सेक्टर, केमिकल सेक्टर जो है, ये नेक्स्ट 3 to 6 months थोड़ा सफ़र कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट दे विल ऑल्सो रिकवर बैक विथ देयर मार्जिन्स इम्प्रूविंग। Now, talking about the Indian economy for a long-term growth cycle, so there have happened a few things which are not seen across any, एक दो साल की बात नहीं है। ये चीजें हम दसियों साल में शायद एक दो बार ही ऐसा देखते हैं। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने नेशनल स्टील पॉलिसी अनाउंस किया था 2017 में, उसके अनुसार गवर्नमेंट 2030 तक इंडिया की स्टील कैपेसिटी उसे बढ़ा करके 300 मिलियन टन कर देना चाहती है, जो कि अभी 140 मिलियन टन है। इसके साथ ही साथ नॉन फेरस मेटल्स यानी कि एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, टंगस्टन, ये सब में भी बहुत सारे एक्सपेंशंस होने हैं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे, गाड़ियां बढ़ती जाएंगी, तो इन दूसरे मेटल्स का भी यूज़ इन गाड़ियों में उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बहुत सारा डिमांड नया यहाँ पर खुलता जा रहा है। तो इसके लिए नए कैपेसिटीज भी एडिशन होने वाले हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया है, दैट इज नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ये जो एक प्रोग्राम है, ये 1.8 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि अबाउट करेंट जो जीडीपी है इंडिया की, उसका अबाउट आधे अमाउंट का ये एक इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट अनाउंस कर चुकी है, और इस पे काम भी जोर शोर से चल रहा है। इसके अंदर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू प्रोवाइड logistical support to the manufacturing industry, so that the prices, the competitiveness of Indian manufacturers
इज वेल अगेंस्ट द ईस्ट एशियन एक्सपोर्ट नेशंस। जैसे कि फैक्ट्रीज से जो माल जो है वो सी पोर्ट तक पहुंचना, इसके बीच में जो डिले होता है, जो कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन का, इसको कम करके इन्हें ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए ये बहुत सारी अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की प्रोजेक्ट्स चल रही हैं। जिसमें से कुछ के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड में दोनों जगह बनाए जा रहे हैं, from Panipat to Mumbai, and another one from North India to the eastern seaboard, which are expected to be completed by year FY23 end, मतलब मार्च 2023 तक वो शायद कंप्लीट भी हो जाएंगे। तो ये बनने के बाद बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तीसरा है द शिफ्टिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट्स फ्रॉम ईस्ट एशियन मार्केट्स टू लोअर वेज मार्केट्स लाइक इंडिया, वियतनाम, अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज। हम ये ऑलरेडी देख रहे हैं कि चाइना और साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, ये सब कंट्रीज में जो पहले की मैन्युफैक्चरिंग चल रही थी, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के और दूसरे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स के, तो यहाँ पर इनकी जो जीडीपी पर कैपिटा इनकम है ये राइज हुई है काफ़ी ज़्यादा ओवर द पास्ट अबाउट 2 डिकेड्स। तो 2 डिकेड्स में जो इन्होंने बहुत ही तेजी से ग्रोथ किया है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ड्रिवन मार्केट्स, अभी वहाँ पर इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इन्हें काफ़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वहाँ पर सप्लाई साइड इश्यूज आ रहे हैं। और दूसरा कि अब वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट नो मोर दैट मच प्रॉफिटेबल एज इट यूज टू बी। तो नाउ वी आर सीइंग कि कैसे एप्पल ने भी अपना एक बड़ा सप्लाई हब बनाने का कोशिश कर रहा है अब इंडिया में, rather than moving it away from China. So this is what is our view on the Indian economy for the long-term growth. Now, talking about some major data parameters, which are the key indicators of the Indian economy. सो हियर वी आर मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अगर हम देखें तो जनरली ये अराउंड 17% से ऊपर रहता था अच्छे टाइम पे। बट ओवर द ईयर्स, ओवर लास्ट 10 ईयर और सो, हमारे कंट्री का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट काफ़ी घट गया। और कोरोना से जस्ट पहले तक ये 13.5% पे चला गया था। बट नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन हाउ टू इंक्रीज इट बियॉन्ड द current levels. Now, these are the high frequency data indicators for the economy. So, power consumption, you can see कि last 5 years में कैसे power consumption has increased. So, the overall economy is consuming in both residential power as well as the industrial power usage. Similar is the e-way bills, जो fast tag collections हम देखते हैं. So, we can see that how it has increased by almost 50% in just 5 years. Then is the rail freight traffic. So despite the corona and the issues of high metal prices and the prices of containers going very high, तो ये कंटेनर्स के जो प्राइसेस हाई हो जाने की वजह से अवेलेबिलिटी कम हो गई थी, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि देर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ इन द रेल फ्रेट ट्रैफिक ऑल्सो। फिर हम बात करते हैं अगर पोर्ट कार्गो ट्रैफिक की, तो वहाँ पर भी देखिए काफ़ी ग्रोथ हो रहा है ऑलरेडी। पहले के मुकाबले इंडियन इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा अपना करने की कोशिश कर रहा है। और गवर्नमेंट से जितना जितना सपोर्ट मिलेगा, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग बेटर एंड बेटर। टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, वी कैन सी हिस्टोरिकली कि अराउंड 70% प्लस की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इंडिया ऑपरेट करता रहा है। और पैंडेमिक के दौरान जब ये नीचे घट गया था अराउंड 60% पे, उसके बाद इसने तुरंत बाउंस बैक किया एंड विद इन 2 क्वार्टर्स इट अगेन वेंट अबव 70%. सो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट टू बी समवेयर बिटवीन 75% एंड 80% इन द फ्यूचर, जब नए कैपेसिटीज जो हैं वो भी कमीशन होंगे। बहुत सारी जो पैंडेमिक के दौरान कंप्लीट हुई, बट उन्हें फुल्ली कैपिटलाइज नहीं किया गया या उन्हें फुल्ली रन नहीं किया गया है अभी तक। Now, talking about the banking credit growth. So, this is the banking credit growth over the last 10 years, जिसमें आप देख सकते हैं कि अराउंड 2013 में लास्ट 17.8% पे ग्रो कर रहा था बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ। और इसके बाद ये ऐसा स्पीड जो है बैंकिंग सेक्टर का,
ये हम अभी जाकर देख रहे हैं, जब लास्ट के 2 महीने में अराउंड ये 17% प्लस से ग्रो कर रहा है। सो ये जो रेट हाइक साइकिल आरबीआई ने किया, ये कुछ हद तक इसको इम्पैक्ट करेगा ऑब्वियसली इन द लॉन्ग रन। बट बिकॉज देर इज सच अ ह्यूज डिमांड इन द इकोनॉमी, इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, तो इसकी वजह से वी आर वेरी पॉजिटिव दैट इट विल स्टिल बी इन द डबल डिजिट्स, समवेयर इन द range of 14 to 16-18%. Now this is the advances versus the deposits growth. सो एडवांसेस इन द बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखें तो पैंडेमिक के दौरान जो है लोन ग्रोथ ये काफ़ी नीचे आ गया था, और जबकि डिपॉजिट ग्रोथ काफ़ी ऊपर चल रहा था, और ये सिचुएशन पैंडेमिक से पहले ही ऐसा हो गया था। But since the pandemic recovery has started in 2000 from 2022, it has increased, and the loan book growth has kept on increasing, and it is at current levels of 17%. And we believe that it may be somewhere around this levels for the next some time. I mean, not 17 plus percent, but somewhere in the double digits, obviously. Now, this is the inflation rate monthly basis. So we are seeing कि जब रशिया ने इन्वेजन किया था यूक्रेन पे, तो उस वक्त प्राइसेस ऑफ फ्यूल काफ़ी तेजी से ऊपर चले गए थे, और जिसकी वजह से हमारी कंट्री में अप्रैल में हमने इन्फ्लेशन को देखा 7.8% पर। बट सिंस देन, जब से सितंबर के एंड के बाद से क्रूड ऑयल ये $100 पर बैरल से नीचे के प्राइस पे आ गया है, तब से हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट भी जो है वो काफ़ी नीचे आता जा रहा है। और इन द कमिंग टाइम ऑलरेडी जब ओपेक ने अपना प्रोडक्शन ऑलरेडी कट कर चुके हैं वो पहले से, तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ओपेक और कोई नया प्रोडक्शन कट करेगा इन द फ्यूचर, बिकॉज मोर प्रोडक्शन कट मीन्स उनकी इकोनॉमी को भी ओवरऑल इम्पैक्ट होगा। तो वो नहीं करके आई वी बिलीव दैट दे विल कंटिन्यू एट दिस क्रूड प्राइसेस, और इन प्राइसेस पे, क्रूड प्राइसेस पे हमें भी उतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। हमारा इन्फ्लेशन भी अच्छा बना रहेगा, 5% 6% के लेवल्स पे रहेगा, तो आरबीआई विल नॉट बी बॉदरिंग मच अबाउट द इंटरेस्ट रेट देन, और बैंकिंग सेक्टर का भी ग्रोथ होता रहेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। Talking about the GDP growth rate of India, so the central bank already has given a guidance that they are expecting कि इस साल इंडियन इकोनॉमी जो है वो अराउंड 6.8% से जीडीपी ग्रो करेगी। और इंडिया की जो 6.8% ग्रोथ है, ये ग्लोबली मेजर इकोनॉमीज में, विच इंक्लूड्स ऑल द लाइक्स ऑफ डेवलप्ड नेशंस फ्रॉम द वेस्ट और द ईस्टर्न एशिया, इंक्लूडिंग चाइना भी, India is the fastest growing major economy. Now, talking about the GST collections, why GST collections are important is because GST collections gives the government the kitty of amount which they can then invest in the market. अगर सरकार के पास पैसा होगा तभी वो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकती है इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरे सेक्टर्स में, जिससे कि दूसरे सेक्टर्स को एक पुश मिले। सरकार तभी इंसेंटिव्स वगैरह भी दे सकती है उन सेक्टर्स के लिए जो सेक्टर्स किसी किस्म की प्रॉब्लम में हो, और उन्हें गवर्नमेंट इंसेंटिव की जरूरत पड़े, फॉर सम पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या फिर गवर्नमेंट जब किसी तरह की छूट देती है किसी सेक्टर को, या छोटे व्यवसायों को, तो उन चीज़ों का पैसा दे के लिए भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है। सो अगर हम देखते हैं तो अराउंड 5 साल पहले, जब जुलाई 2017 में जीएसटी स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट टाइम इट वाज समवेयर अराउंड 93,000 करोड़ ऑफ अ मंथली जीएसटी कलेक्शन, और ये तकरीबन काफ़ी सालों तक ऐसे ही चलता रहा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शंस जो है ऑन अ मंथली बेसिस फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च दिस ईयर, ये 1,40,000 करोड़ से ऊपर ही है। और ऐसे ही अगर रहा तो गवर्नमेंट के पास अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू आएगा, जिसको वो वापस इन्वेस्ट भी कर सकती है इकोनॉमी में, एंड दैट विल इंक्रीज मोर ऑफ अ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट्स। नाउ टॉकिंग अबाउट एफआईआईज एंड डीआईआईज, तो हम ये अक्सर ही देखते आ रहे हैं लगातार काफी टाइम से कि जब भी एफआईआईज सेलिंग करते हैं मार्केट थोड़ा गिरता है, बट डीआईआईज इसे अच्छा सपोर्ट करते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चाहे मार्च 2020 का टाइम हो या फिर इस साल की ही अगर हम बात करें लास्ट एक साल में, तो जहां एफआईआईज ने सेलिंग की है वहीं डीआईएस ने बाइंग की है। और इसी की वजह से हमारे इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इक्विटी मार्केट्स को काफी अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है डीआईएस का। और वी एक्सपेक्ट दैट एफआईआईज कम बिग दिस टाइम, बिकॉज ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी काफी अच्छा कर रही है कंपेयर टू द पीयर्स। टॉकिंग अबाउट द सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, तो पीएमआई क्या है? इट्स परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। और ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, ये एक इंडेक्स होता है जो 50 बेसिस से ऊपर अगर रहेगा, तो इसका मतलब है कि वो सेक्टर या वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो ग्रो कर रही है। और अगर ये 50 से नीचे होता है किसी भी महीने के लिए, तो इसका मतलब उस महीने के लिए उसमें ग्रोथ नहीं, बल्कि वो सिकुड़ गया है उस महीने के लिए। तो अगर हम सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की ग्राफ्स देखें और इसके लीनियर एवरेज ग्राफ्स को भी अगर देखें, तो इट हैज बीन इंक्रीजिंग ऑन अ ओवरऑल बेसिस ओवर द लास्ट 3 years. नाउ जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ प्रोजेक्शंस फ्रॉम आईएमएफ, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी जो प्रोजेक्शंस दिए हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए, उसमें एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि FY 23 में इंडियन इकोनॉमी 6.8% से ग्रो करेगा और FY 24 में 6.1% से। एंड बोथ बाय बोथ दिस नंबर्स इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नाउ टॉकिंग अबाउट हाईवे कंस्ट्रक्शंस, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट देना चाह रही है, ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हाईवे कंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी। तो ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स वगैरह की हम बात कर रहे थे, तो ये उन्हीं चीज़ों के लिए है कि अलग अलग शहरों को बड़े बड़े जो डीएफसीज यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, इनके साथ कनेक्ट किया जाएगा हाईवेज के थ्रू, ताकि पैसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज keeps on happening and without any delay, or the highways are broader enough to accommodate big trucks. Now pullback in the market after corrections. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि जब जब निफ्टी ने या निफ्टी या सेंसेक्स ने कोई भी करेक्शन होता है, उसके तुरंत बाद ही एक नया बाउंस बैक भी आता है हमारे इंडियन मार्केट में। और इसका मेन रीजन तो है ये है कि देर इज ऑलवेज अ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स कम्युनिटी that India is a emerging nation, emerging market nation, and emerging markets will keep on growing at any time in the history. So स्मॉलर करेक्शंस जब भी होते हैं, दे आर द एक्चुअल टाइम जब लोगों को और ज़्यादा अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए। और बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, वो भी अक्सर वही करते हैं। नाउ टाइम इन द मार्केट मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। So historically, as we studied over the on the data of a Nifty for the last 30 years, we found that it has given us CAGR returns of 12.2% with returns of 31 times. सो दैट मीन्स कि जिसने 30 साल पहले निफ्टी खरीद के रखा होगा उस प्राइस पे, आज उसे 31 टाइम्स उसका वैल्यू मिलेगा। अगर इसी में से किसी ने 30 दिन इन 30 सालों में उसने मार्केट में अपने इन्वेस्टमेंट्स सेल किए होंगे, या वो नहीं रहा होगा, मतलब उसने उस उन 30 दिनों में जब निफ्टी ने अच्छे बाउंसेस लिए, उससे एक दिन पहले अगर उसने अपने माल काट के रखे होंगे, सेल ऑफ कर रखे होंगे, तो उसके रिटर्न्स जो है वो 31 टाइम से घटकर सिर्फ 3 टाइम्स रह जाएंगे। सो दैट इज वाई वी से कि स्टे इन द मार्केट इन्वेस्टेड rather than staying away from the market. Now द इकोनॉमी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू अ स्ट्रक्चरल अपसाइकल। जैसा कि मैंने बताया कि स्टील इंडस्ट्री वगैरह को जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 300 मिलियन टन की ग्रोथ की कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी, और जीडीपी का भी जो हम बातें चल रही है कि इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027, ओवरकमिंग जापान एंड जर्मनी। तो these things are expected to come in the future, and जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, इसकी ईयर वाइज जंप जो होगी जीडीपी की, वो भी बढ़ती चली जाएगी।
To summarize all this, the economy is going through a structural upcycle after almost 15 years. सो ये हम देख रहे हैं कि आफ्टर 15 साल के बाद इकोनॉमी में एक अलग किस्म की तेजी आई है। और ये जो जीडीपी ग्रोथ की हम बातें सुन रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ओवर ओवरकमिंग जर्मनी एंड जापान in the next 5 years by 2027. So these are the things which will happen. And when we say कि Indian economy will jump leapfrog, तो इसका रीजन होता है मेनली किसी भी इकोनॉमी का जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है उसकी ग्रोथ रेट अगर 8% की है या 10% की है तो वो इंक्रीज भी ऑन ए ईयरली बेसिस काफी ज्यादा होता है. सो दैट इज हाउ द थिंग ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट हैपेंस व्हेन यू टॉक अबाउट एन इकोनॉमी. Compared to the last 7 years, annual growth of 4%, but that is the period between 2012 to 2019, when the corporate profits grew by only 4%, while the corporate profits have grown by almost 15% since 2019 and till now. Government plus private sector capex is expected to be strong over the next 5 years. This will create a multiplier effect on the economy. सो जस्ट एज आई सेड फ्रेंड्स कि कैपेक्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ता जाएगा जितना गवर्नमेंट को जीएसटी कलेक्शंस अच्छे आते जाएंगे. और प्राइवेट सेक्टर ने ऑलरेडी अपने बैलेंस शीट काफी क्लीन अप कर लिए हैं. उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के जितने भी मेटल्स कंपनीज हैं, स्टील कंपनीज हैं, सीमेंट कंपनीज हैं, ये सभी ऑलमोस्ट डेट फ्री लेवल्स पे चल रहे हैं. और इन्होंने फ्रेश कैपेक्स भी अनाउंस कर रखा है. तो जैसे जैसे इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा, न्यू कैपेसिटीज आएंगे, उससे जनरेट जो रेवेन्यू होगा उससे इनका बिजनेस साइज भी बढ़ जाएगा. और साथ ही साथ बिजनेस साइज बढ़ने के साथ साथ इनका लो लेवल्स ऑफ डेट्स जो है उसकी वजह से इनकी वैल्यूएशंस भी काफी प्रीमियम होगी कंपेयर टू अदर ग्लोबल पीयर्स. Now, starting a cycle with low interest rates. So, India has already started this cycle, and the interest rates were very lower. 4% की इंटरेस्ट रेट पे हम चल रहे थे सिंस मार्च 2020. एंड वी एक्सपेक्ट कि ये जो अभी के इंटरेस्ट रेट्स हैं ये इससे अब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे करंट रेपो रेट जिस लेवल पे है. नाउ टॉकिंग अबाउट तेजी मंदी. So Teji Mandi is an advisory, and we provide advisory to retail clients, offering them affordable advisory portfolios. We keep them advising portfolios as well as rebalancing on a time-to-time basis. So this is our stock analysis process. So we keep it maintain actually a portfolio which is a multi-cap portfolio, the flagship one, and the multiplier portfolio which is a small and mid-cap focused companies portfolio. And for that we do not have any we do not have any sector focus. We are sector agnostic. So हमारी जो डेटा है उससे हम ट्रैक करते हैं सभी सेक्टर्स को, और उन सेक्टर्स में से ही हम सारी कंपनीज को स्क्रीन करते हैं और उनमें से हम कंपनीज निकालते हैं जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना सही लगता है. इसके लिए हम पहले कंपनीज के फाइनेंशियल्स को अच्छे से स्टडी करते हैं, उनके बैलेंस शीट को, उनके इनकम को, उनके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस को, उन्होंने क्या कॉन कॉल में बोला होता है अपने क्वार्टरली एनालिसिस के टाइम पे, उसमें भी. Then this number of companies from different sectors इन्हें हम अपने क्वांटिटेटिव स्क्रीनर से रन करते हैं, जहाँ जो जिस कंपनी में परफॉर्मेंस में कंटिन्यूटी नहीं रहती है उसे हम स्क्रीन आउट कर देते हैं, और जो कंटिन्यूअस परफॉर्म करते हैं हम उन्हें आगे और ले चल के और ज़्यादा प्रोसेस करते हैं. और फिर जिन कंपनीज पे कोई नेगेटिव न्यूज़ ना हो, जिनके मैनेजमेंट्स का अच्छा इमेज होता है, उनमें हम फोकस करते हैं, और then we go ahead with that stock. So this is our disciplined rebalancing way. So whenever there is any competition in the sector which is going to affect any company that we have invested in, then we go for a rebalancing. And how we do other things like and if the company has changed its capital allocation policy, it has went into some new acquisition which is not very favorable to its current margins,
and sometimes there is a management change. So in those kind of a situation, we take a call whether to rebalance by removing that stock with other stock or not. Then again, we also see whether sometimes there is nothing good or bad about any company, but there are always better opportunities apart from the current investment company. So in those times, we do check whether we can switch to any other company in the same sector or not. Now, these are our risk mitigation frameworks. So, whenever there is too much of a noise on any company regarding that company's management involved in any kind of negative stuff, whether the company has been paying its creditors and debtors, they are not defaulting to any loans or anything, or there has not been any management change or any sudden kind of movement in the management, someone leaving the company of a very higher designation, and there is some concern with the liquidity management, or the company is investing too much of its money towards investments rather than in operational activities. So whenever these kind of situations happen, we do take a check whether this company is right or not to be invested in. Also, whenever there is a stock which has fallen by 15% or more, it comes directly into our radar, and then we take a look on its position, whether it has the chances for potential in the future or not. And then, as again, we decide whether to stay in that or not. Now, talking about the flagship and multiplier portfolios. So, the flagship portfolio, it's a multi-cap portfolio, and it's also sector agnostic, and it has very good long-term winners as well as some tactical bets. Our 2-year CAGR of a flagship portfolio is 32.8%, while the multiplier portfolio is a portfolio of small and mid-cap stocks, and they have shown a very non-linear but very rapid growth in the last couple of years, and we can compare it with the Nifty small cap, and on a 2-year basis it has given a return of 39.5%. Talking about the Teji Mandi flagship portfolio. So the investment thesis of flagship portfolio is we pick up stocks from the Nifty 500 universe, and our stock picks are divided in two ways. One is the long-term bets, and the other is the tactical bets. So the tactical bets makes up about 20% of our portfolio, and these stocks are selected on a basis that they will perform in the next 3 to 6 months. So when a stock is picked as a tactical bet, this may be due to several reasons, such as happening any industry consolidation that is happening. Let's say some company has been announced that they will be acquired by some other large company, and whenever a smaller company is being acquired by a larger company, then the smaller company's shareholders do get the benefit that they are priced in at a premium, so that the shareholders are likely to give up their shares and say yes to the acquisition. Similarly, there are any government policy changes to anything, like the government doing good announcements in the defense sector, saw almost a good rally in the entire defense sector stocks. Then there is an industry tailwind, like what happened in the banking industry. So all the PSU banks started improving their asset quality in order to get higher growth and higher valuations. And then there was the entire rally in the PSU banks, and we saw about 65% of year to date basis rally in the index. Then we have the long-term winners. That means those companies which are selected with a vision of about 12 to 18 months, and they comprise of about 70 to 80% of the portfolio. These companies have a good proven track record of good profit growth over the last 3 to 5 years. They have a very good growth in terms of revenue as well as profits. The capital allocation policy of the company is also very good.
and the companies are displaying a healthy return on equities. Then there are some beaten down stocks as well. Some of the stocks which are large cap companies, but they have been beaten down because of good rally in the small cap companies of that sector. So that also happens in commodity companies as well as some in the banking space as well. Now, this is the portfolio performance of the flagship portfolio. You can see that over the last about 2.5 years, since August 2020, if anyone has invested about rupees 100 rupees, it has increased to 191. And the minimum investment amount for the flagship portfolio is around rupees 24,000. This is the pricing model for the flagship portfolio. Now, talking about the Teji Mandi multiplier portfolio. Here we have the universe of about small and mid cap space, and the stocks are selected from that only. The sector is agnostic, so we allocate capital to those companies which have a superior track record of performing, and they are performing and growing very rapidly. So this is the Teji Mandi multiplier returns. You can see that whenever there is a good rally in the small and mid cap index, which is currently down from what it used to be, say, about 6 8 months back. So still, it is, if someone has invested 100 rupees in February 2021, that is currently 182 rupees. So this is the performance of Teji Mandi multiplier, and this is the pricing model for multiplier portfolio. Now coming on to the Q&A session. So someone has asked, which sectors should you look forward to in 2023? So as I said, we have a very good opinion on the PSU banking space, and overall banking space also looks good. Apart from the banks, we are very positive with the infrastructure segment, and along with defense companies, and the FMCG sector is also going to perform very well in the 2023, because the margins there are improving now, and there is some concern with the IT and chemical space for the next say 3 to 6 months. Once the winters will be over, we will have a more clear picture on how the margins will look like for those sectors. How will the pharma industry perform in 2023? So the pharma industry, say in Indian pharma industry, if you see, ज़्यादातर जो फार्मा कंपनीज हैं ये लार्ज साइज की कंपनीज हैं, और ये मोस्टली केटर करती हैं अमेरिका और यूरोप की मार्केट्स को। इनका बड़ा बिजनेस जेनेरिक मेडिसिन का बिजनेस है, जो यूरोप और अमेरिका का है, मार्केट के लिए है। और ये वहाँ पर जो बिजनेस करते हैं उससे अच्छा रेवेन्यू आता है इनको। बट ओवर द लास्ट 3 4 years, अपार्ट फ्रॉम द पैंडेमिक ईयर्स, इफ यू सी, तो वहाँ पर यूएस एफडीए ने इन पर काफ़ी हार्श रेगुलेशंस लगा रखे हैं। और बहुत सारे टाइम पर ये देखते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में के कंपनीज पर नए पेनल्टीज लगते हैं, इन पर नए ऑब्जर्वेशंस स्ट्राइक किए जाते हैं, और जिसकी वजह से इनकी ओवरऑल जो ग्रोथ जो है उस मार्केट में वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। सो दैट्स हाउ वी आर लिटिल कंजर्वेटिव ऑन आवर व्यू ऑन द फार्मा इंडस्ट्री। Will the Indian stock market grow from here to the next 10 years? Definitely. 10 साल की अगर हम बात करें तो हम मान के चलते हैं कि अराउंड 10 साल में जो अभी के बेंचमार्क इंडाइसेस की जो लेवल्स हैं, ये इससे अराउंड यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 3 to 4 times। यानी कि अगर आज आप निफ्टी 18,000 देख रहे हो, तो मे बी 10 साल के बाद वी कैन सी दैट निफ्टी इज समवेयर अराउंड 55,000 to 60,000 के बीच में, या उससे भी ज्यादा। आई मीन मोर देन 3 times ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो देयर। वेयर इज इंडियाज इकोनॉमी हेडिंग इन 2023? व्हाट कैन वी डू टू मेक इट more profit by it?
सी करंटली इंडियन इकोनॉमी की जो पैरामीटर्स हमने देखी, ये सभी काफ़ी अच्छी हैं, और ग्लोबल पीयर्स के कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो उस हिसाब से देर इज़ नथिंग रॉन्ग, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द मार्केट्स take another uptrend from here. It has already stayed at this levels for more than a year now. 18,000 पर निफ्टी को हम लास्ट एक साल से ऊपर से देख रहे हैं, और इतने हाई वैल्यूएशंस पे अगर मार्केट टिका हुआ है, एंड द इकोनॉमी इज ऑल्सो डूइंग गुड, सो दैट गिव्स अस द कॉन्फिडेंस कि यहाँ कुछ खराब नहीं है, कि रिच वैल्यूएशंस पे और हायर वैल्यूएशंस पे जा सकते हैं. माई प्रॉफिट्स आर नेगेटिव वाइल मार्केट्स आर अप. वाई? सो सी बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिस टाइम में मार्केट में एंट्री करते हो, वो मार्केट के लिए शायद काफी हाई टाइम्स हो. You may have entered the markets at a very high prices, और some of the stocks जो आपने खरीदे हो अपने पोर्टफोलियो में, वो अपने 52 वीक हाई लेवल्स पर थे. बट बाद में जब मार्केट्स जो है वो हल्के नीचे आए, तो वो स्टॉक्स ज़्यादा नीचे चले गए, और फिर बाद में मार्केट जब ऊपर गया तो वो स्टॉक्स में वापस से वैसा कोई इवेंट नहीं रहा कि वो उन हाई लेवल्स पे तुरंत पहुंच जाएं. So you have to give some time to the market, and the market will give you normalized average good high returns. What should a long-term investor do in case of a market crash? Well, we always suggest that in any time if there is a market crash, that is the good time, or that is the best time to enter the market. Because if in simple terms you want to understand, uh, अगर एक पैंडेमिक में भी ह्यूमैनिटी रुकी नहीं, मार्केट्स रुके नहीं, और ये परफॉर्म करते चले गए, तो जिस पैंडेमिक से जहाँ पूरी दुनिया को ऐसा डर लग गया था एक टाइम पर कि वी डिडंट नो कि कितने करोड़ लोग शायद मर सकते हैं. तो अगर एक पैंडेमिक से भी ह्यूमैनिटी कैन ओवरकम दैट आल्सो, so we can definitely overcome any kind of a situation, be it war or pandemic or anything else. So that's what makes investors or analysts like us in the long term our bullishness. How to review our portfolio to see if it's a good for long term growth? See, for the long term growth, you have to see that you cannot be always looking for cheap trades. For the long term growth, you want consistent returns, and consistent returns could not be said that every year you can expect 15% or 20% growth. You can expect some years to be 30-40% growth, while there could be some years when there is a stability, and the levels at which the stocks you were holding, they are still stable at the same price 1 year, 1.5 year later also. But in the long term, you can expect that the equity markets give you good stocks give you about 15 plus percentage CAGR returns. So that's how you have to look to your portfolio when you are reviewing it, and you have to review the each and every stock as well in the same way. Is this the time the Indian stock market will grow big from here to the next 10 years? As I said, definitely PSU banks are moving up this year. So what do you think has changed in that, and this rally this year, and going forward, what's your view? सो वी एज वी सेड, पीएसयू बैंक्स पर हम बुलिश हैं, और आने वाले 6 महीने से 8 महीने या साल भर तक के टाइम के लिए भी पीएसयू बैंक्स में ये तेजी बनी रहेगी, क्योंकि इनका जो एसेट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट साइकिल चल रहा है, ये अभी और कुछ टाइम चलेगा. बिकॉज अभी भी बहुत से बैंक्स के एसेट क्वालिटी में काफ़ी जगह है इम्प्रूवमेंट की, और ये इम्प्रूवमेंट अभी चलता रहेगा, बिकॉज नाउ दिस इम्प्रूवमेंट्स आर बीइंग mandated by the management and from the RBI as well. तो जिसकी वजह से इनके जो इंक्रीमेंटल क्रेडिट एडवांसेस जो ये लोन अंडरराइटिंग कर रहे हैं, ये काफ़ी क्लीन अंडरराइटिंग कर रहे हैं. तो जो नए लोन्स हैं वो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, और जो पुराने लोन्स हैं उनको भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा चेज अप कर रहे हैं, हाउ टू रिकवर द एनपीएस. प्लस द बैड बैंक ऑल्सो थिंग हैज़ कम. तो बहुत सारे बैंक्स ने अपने जिन डिक्लेयर्ड एनपीएस को वो रखकर अब कोई मतलब नहीं था उनके बैलेंस शीट में, उनको वो ऑलरेडी बेच चुके हैं बैड बैंक को. तो
we are very bullish on the PSU Bank index for the next 6 months to 1 year time. Should we switch from large cap to mid cap and small cap for better returns? See, whenever there is a rally in the large cap, at first is the large cap which goes up, and then when the large cap indices they beat the, say, the 52-week high or the all-time high levels, then there is a increased attraction towards the mid cap and the small cap indices, and the, I mean, the small cap companies. So then there is a bigger rally in the mid cap and small cap. So because the large cap, I mean, the benchmark Nifty index, Nifty and Sensex index have not yet, completely breached and made a very new big highs over the last 1 year or so. So that's why we are seeing that the mid cap and small cap companies are still not performing over the last 8 months to any year time. But once that happens, then there will be a big rally. So won't say that completely give up totally on large caps, because large cap gives you stability. So you have to keep some, and also there is a good opportunity to do some buying in the mid cap and the small cap index. Can Sensex reach 80,000 in 2023? Um, Given the conditions, the market is expected to bounce from here. But I am not a technical analyst, so will not be able to give you any kind of levels for the indices directly. But yes, definitely 80,000 is kind of a reachable, maybe 2023 end or maybe 24-25. We have to see. Is the market going to crash heavily during January 2023? We don't have any such expectation of a crashing of the market. Not at all. Will companies launch their IPOs in 2023? Definitely, if there is a good rally in the equity markets, that means the companies in the private segment who are looking to get their IPOs done, if they see good performance in the equity market, they will definitely come for IPOs. Will 2023 recession affect the Indian stock market? If yes, should we lessen the positions before March? We are not seeing any kind of a recession in 2023. I mean, even IMF has given GDP growth projections for the US economy, and that is also expected to grow around 1.8% plus. For the Indian economy, it's going to expected to grow about 6.8%. So we are not seeing any kind of a recession. So no comments on that. Will I earn 15 to 20% return with Teji Mandi? Right now, my earnings with Teji Mandi stands at 1%. Teji Mandi portfolios are very focused, and our focus is mostly on staying sector non-sector biased, and also it's a multi-cap portfolio, the flagship portfolio, and as you can see, the CAGR returns are very high. So yes, I have subscribed for flagship multiplier. I do an SIP, but with the fall in the market, I see the entire profit getting wiped off, as it is primarily small and mid cap. How can this be protected? Well, the both the flagship and multiplier have given good CAGR returns. So you have to stay some time, because this is a portfolio we are talking about. So when you are investing in a mutual fund, there also you give time of at least 3 to 5 years for the normalized average healthy returns. And similarly, here also I will suggest that you have to wait at least 3 5 years. Then only you can make a judgment whether this is giving you good profits or not. How to change flagship to multiplier subscription by paying rest amount? Sorry, we do not have any such provision of converting a client from one portfolio to the other. You have to pay the amount for the multiplier subscription in full for the subscription. During rebalancing my portfolio by Teji Mandi, will I incur any losses if I have to sell some shares during rebalancing?
Well, we do rebalancing, and sometimes any stock which is giving us negative returns for a long period of time, or it has triggered a lot many number of risk mitigation parameters of our, then we definitely do some loss booking. Every fund manager has to do that, and we also here do that. But overall, we have been giving good positive returns. Will you add a new stock while we top up or add more old stocks? It is your option. When you do top up, you can see that which new rebalancing we have provided you. And if you want to, then you can do that. Or you can only just, exit from a stock. Or if you are not interested in some stock, you can always stay with the existing one. That's your call. It's a DIY portfolio. But overall, yes, on a top up, we will be doing the addition of more old stocks, and the price of the subscription for you will remain the same. Can I sell when the markets goes up and buy when it falls? Uh, well, you have to be very good in doing such a timing for the market. Suppose any user subscribes to your plan at the market's highest level, and then the market crashes or may have some correction, then how will the user get a good return? As I said, the user will have to wait. I mean, if you are subscribing or buying any mutual fund, you do give it a time of about 3+ years at least for the good CAGR returns to show you. So similarly, here also in a portfolio service, you have to give us some time. You have to give the market some time. After 3 to 5 years of time, you will be able to see good average normalized growth in your portfolio value. Should I buy more if profit starts decreasing in the multiplier portfolio? Okay. The multiplier portfolio has a lot of small and mid cap stocks. So I will not be saying directly that just because it is started decreasing that one should keep adding. One should always keep diversifying it. That would be my advice. If you are adding something in your multiplier portfolio, you should also be diversifying it by adding some large cap stocks in your demat account as well. What kind of returns can we expect from Teji Mandi's portfolio in 2023? We are expecting the market to perform really well from here, and there will be also some sectoral churning happening, because there will be some corrections on the sectors which might have some problems in the coming future, and some sectors will keep outperforming as well. So overall, the Teji Mandi portfolio is designed in a way to give you a return of somewhere around 18-20% returns on a CAGR basis. So you can expect some kind of those levels of returns. I have invested during the peak time through Teji Mandi app. So will I face any losses in the upcoming days? So if you have invested during the peak time, then you have to obviously wait for some time, because unless the same peak levels are achieved by the market as well as those companies which are in the portfolio, in your portfolio. So that is one thing. Second is that sometimes some stocks do fall, and we do profit booking because the profit booking is done during the rebalancing from our entry price levels. So it might be that if you have entered in the peak time, you may have bought it at a higher price than, and the exit price for you is actually lower than your entry price. So yes, such kind of a losses can be seen in the short term, but in the long term, if you keep doing the same kind of a changes in your portfolio as the recommended, you will see good returns. I am investing in both flagship and multiplier portfolios. Now I have a total of 30 stocks in my portfolio. Is it overly distributed? I have seen a lot of clients in the wealth department.
And one client I saw, he had more than 70 stocks in his portfolio. He even had a TCS bought at less than 300 rupees. So, no, I don't think that having 30 stocks in your portfolio is overly distributed. It is very much fair that in the long term, any investor does have about 25-30 stocks at least. Can I sell when the market rises and buy when it falls? It's a very much same thing that you can obviously do that, but then you have to do it very perfectly, and also expect to be very lucky as well. Should I buy more if profit decreases in the multiplier portfolio? It's the same thing. You have to diversify your portfolio, and multiplier is a low and small and mid cap portfolio. So that's why you have to keep diversified along with. So when you are adding something in the multiplier portfolio, you have to keep in mind that you have to do a balance by buying some large cap stocks in your demat as well. So that's it, friends, and thank you for viewing, and have a great new year.